everyone. Hopefully you all enjoying good health. My name is Urva. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the concept of the rights and liabilities of buyer and seller. Before starting my discussion, I request to all of you please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the more informative lectures regarding law. Section 55 of the TPA Act 1882 basically deals with the rights and liabilities of buyer and seller. इसको आज जो है वो हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज में समझते हैं. Let's start. In the absence of a contract to the contrary, the buyer and the seller of the immovable property respectively are subject to the liabilities and have the rights mentioned in the rules next following are such of them as are applicable to the property sold. जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट है उस केस के अंदर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ही जो है प्रॉपर्टी डील होती रहेगी, लेकिन जहां पर एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस केस के अंदर हम सेक्शन को फॉलो करेंगे. अब सेक्शन 55 का जो सब सेक्शन 1 है वो हमें बताता है कि द सेलर इज बाउंड, मतलब यहाँ पर वो सेलर की जो है वो लाइबिलिटीज ड्यूटीज बता रहा है सब सेक्शन 1. अब सब सेक्शन 1 का जो पॉइंट ए है वो कहते हैं टू डिस्क्लोज टू द बायर एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी आर इन द सेलर्स टाइटल देयर टू ऑफ व्हिच द seller is and the buyer is not aware and which the buyer could not with the ordinary care discover. अब इसका जो पॉइंट ए है सब सेक्शन 1 का भी कहता है कि अगर प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल डिफेक्ट है या प्रॉपर्टी के अंदर सेलर का जो टाइटल है उसमें कोई डिफेक्ट है जिसके बारे में सेलर तो अवेयर है लेकिन बायर अवेयर नहीं है, तो सेलर की यहाँ पर ड्यूटी बनती है, सेलर इज अ ड्यूटी बाउंड कि वो बायर को उस चीज के बारे में बताए, मतलब उस डिफेक्ट के बारे में जो है वो डिस्क्लोज करे. अब इसका पॉइंट बी ये कहता है टू प्रोड्यूस टू द बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टाइटल रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी व्हिच आर इन द सेलर्स पोजेशन आर पावर. ये कहता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी बायर परचेज कर रहा है और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिमांड कर रहा है तो सेलर की ये ड्यूटी है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बायर को प्रोवाइड करे. मतलब जैसे भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस केस के अंदर हम सारे पुराने डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करते हैं कि मतलब जो है प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो पे किया हुआ या नहीं किया हुआ, सारे ड्यूज क्लियर है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अगर बायर डिमांड करता है तो सेलर की ड्यूटी है वो इन सब डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करवाए. अब इसका जो पॉइंट सी है वो कहता है टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन और रेलेवेंट क्वेश्चंस पुट टू हिम बाय द बायर इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी आर द टाइटल देयरटू. कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है बायर के माइंड में और उसको सेलर से पूछता है तो सेलर की ड्यूटी है कि वो उसको जो है वो रेलेवेंट आंसर करे. अगर वो उसको रेलेवेंट क्वेश्चन करता है तो बायर मतलब अगर बायर रेलेवेंट क्वेश्चन करता है तो सेलर की लायबिलिटी है कि वो रेलेवेंट आंसर करे. पॉइंट डी ये कहता है ऑन पेमेंट आर टेंडर ऑफ ऑल द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस to execute a proper convenience of the property when the buyer tenders it to him for the execution at a proper time and place. जब सेलर को जो भी पेमेंट लेनी है बायर से तो उसके लिए सेलर उसको जो है वो प्रॉपर टाइम एग्जैक्ट प्लेस बताएगा जिसके अंदर वो पेमेंट करे आकर, यानी कि ये सेलर की ड्यूटी है. पॉइंट ये कहता है बिटवीन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे पोजेशन की बात होगी है to take as much care of the property and all documents of title relating thereto property which are in his possession as an owner of ordinary prudence would take of such property and documents. अब पॉइंट ये कहता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ और पोजेशन के बीच में जो टाइम है उस टाइम के अंदर सेलर जो है उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा जैसे वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो, मतलब वो प्रॉपर्टी को कोई हार्म नहीं करेगा. पॉइंट एफ ये कहता है टू गिव ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड द बायर आर सच पर्सन एज ही डायरेक्ट सच पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज इट्स नेचर एडमिट्स. पॉइंट एफ ये कहता है कि जिस भी तरह से बायर पोजेशन लेना चाहता है, चाहे वो खुद लेना चाहता है या अपने बिहाफ पर जो है किसी और को पोजेशन देना चाहता है, तो जिस भी तरीके से उसने पोजेशन डिमांड किया है उसी तरीके से सेलर की ड्यूटी है कि उसको पोजेशन दे दे, मतलब बायर को पोजेशन दे दे. पॉइंट जी ये बोलता है सब सेक्शन 1 का टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट एक्यूर्ड ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अप टू द डेट ऑफ द सेल द इंटरेस्ट और ऑल इनकम्बरेंसेस आर सच प्रॉपर्टी ड्यू इन द सच डेट. मतलब कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ड्यूज हैं या रेंट है या कोई भी टैक्स है वो सेलर क्लियर करने के बाद बायर को प्रॉपर्टी देगा. अब जो सब सेक्शन 2 है इसका वो ये बोलता है कि
the seller shall be deemed to contract with the buyer that the interest which the seller professes to transfer to buyer subsists that the powers to transfer the same। कि जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बायर को सेलर, उसके पास उसको ट्रांसफर करने का राइट होना चाहिए, उसके पास उसका टाइटल होना चाहिए। अब इसमें एक जो है वो प्रोवाइजो क्लॉज है विच सेज जो भी प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर रहा है उसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी कि प्रॉपर्टी जो है उस पर कोई भी केस ना चल रहा हो, प्रॉपर्टी जो है वो इनकम्बर ना हो, मतलब इनकम्बर कहते हैं जिसमें कोई रुकावट ना हो या कुछ भी XYZ जो है वो रीजन नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफर जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना कर सकता हो इस तरह से। अब सब सेक्शन 2 में हमने पढ़ा कि ये जो बेनिफिट है ये ट्रांसफर के लिए है और उसको कोई भी पर्सन इन्फोर्स करवा सकता है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या फिर उसका कोई भी इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के अंदर, वो पर्सन भी इन्फोर्स करवा सकता है उस राइट को। अब इसका जो सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है कि वेयर द होल ऑफ द परचेज मनी हैज बीन पेड टू द सेलर ही इज आल्सो बाउंड टू डिलीवर टू द बायर ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी व्हिच आर इन द सेलर्स पोजेशंस आर पावर। ये कहता है कि जब बायर ने पूरी पेमेंट कर दी है तो उस केस के अंदर जो सेलर है वो बाउंड है पोजेशन देने के लिए और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उनका पोजेशन भी देने के लिए। अब इसके अंदर जो है सबसेक्शन 3 के अंदर प्रोवाइजो क्लॉज है, जो प्रोवाइजो क्लॉज ए है वो कहती है कि अगर सेलर जो है वो प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन अपने पास रख लेता है तो वो इंटाइटल्ड है उसके डॉक्यूमेंट रखने के लिए। और प्रोवाइजो क्लॉज बी ये कहती है कि अगर प्रॉपर्टी को कुछ 2-3 बायर को बेचा गया है तो उस केस के अंदर जिस बायर के पास सबसे ज्यादा एरिया होगा या सबसे ज्यादा पोर्शन होगा तो उस केस के अंदर उसको जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। उसके बाद ये बोलता है बट इन केस जिस पर्सन के पास सबसे ज्यादा एरिया था उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऐसा हमने पढ़ा इस केस के अंदर अगर दूसरे बायर्स उनको डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है या सेलर जिसने प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन अपने पास रखा था तो अगर इनमें से किसी को भी डॉक्यूमेंट की नीड पड़ती है और कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स पर नीड पड़ती है तो वो डॉक्यूमेंट उससे ले सकते हैं और 2 कॉपी वो उनको प्रोवाइड करेगा। अब सब सेक्शन 4 ये कहता है द सेलर इज इंटाइटल्ड। अब इसका पॉइंट ये कहता है टू द रेंट्स एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप देयरऑफ पासेस टू द बायर। सेलर जो है वो इंटाइटल है वो सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट और प्रॉफिट को कलेक्ट करने के लिए जब तक वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो जाती बायर को। अब उसका जो है वो पॉइंट बी बोलता है कि सपोज जो बायर है उसको पोजेशन मिल गया मतलब कि विदाउट मेकिंग द कंप्लीट पेमेंट तो उस केस के अंदर सेलर का उस प्रॉपर्टी के अंदर चार्ज रहेगा। और अगर जो ट्रांसफरी है उसने जो प्रॉपर्टी है वो आगे किसी और को ट्रांसफर कर दी तो उस केस के अंदर उस मतलब के ट्रांसफरी पर भी सेलर का चार्ज रहेगा बिकॉज उसने जो है पेमेंट नहीं की थी तो इसे पेमेंट करनी पड़ेगी। अब जो सब सेक्शन 5 है वो बेसिकली इस चीज से डील करता है कि द बायर इज बाउंड। सब सेक्शन 5 जो है वो इस चीज से डील करता है कि द बायर इज बाउंड। सबसेक्शन 5 का पॉइंट ये कहता है टू डिस्क्लोज टू द सेलर एनी फैक्ट एज टू हिज नेचर और एक्सटेंट ऑफ द सेलर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच द बायर इज अवेयर बट ऑफ व्हिच ही हैज reason to believe that the seller is not aware and which materially increases the value of such interest। अब जो सबसेक्शन 5 है इससे बायर की राइट्स एंड लायबिलिटी स्टार्ट होती हैं। अब पार्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता कि अगर किसी बायर को पता है कि इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है तो सेलर को नहीं बताएगा क्योंकि उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा तो वो नहीं बताएगा क्योंकि अगर कोई भी ऐसा इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी के अंदर जो बायर को पता है कि अगर वो सेलर को बताएगा उस से प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा, इसलिए बायर जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो बताए सेलर को। अब सबसेक्शन 5 का पॉइंट भी ये कहता है टू पे अ टेंडर एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ द कंप्लीटिंग द सेल द परचेज मनी टू द सेलर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स प्रोवाइडेड दैट। अगर कोई डील हुई है बायर और सेलर के दरमियान और उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ड्यूज हैं, डील ये हुई कि वो ड्यूज बायर ही पे करेगा क्लियर करेगा तो उस केस के अंदर जो बायर है जिसकी प्रॉपर्टी उसने परचेज की है उस अमाउंट में से वो ड्यूज वाली अमाउंट रख ले और जिसके भी ड्यूज देने हैं वो उसे देगा, मतलब वो सेलर को जो अमाउंट देनी है उसमें से वो ड्यूज काट लेगा। अब इसका जो सबसेक्शन 5 का पॉइंट सी कहता है वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर टू बेयर एनी लॉस अराइजिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन
injury or decrease in value of the property not caused by the seller. अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल होने के बाद अगर उसके अंदर सपोज आग लग जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है, तो उस केस के अंदर सेलर जो है वो लायबल नहीं होगा। अगर तो सेलर की गलती से हुआ है फिर तो सेलर जो है वो लायबल होगा। अब डी पॉइंट ये कहता है where the ownership of the property has passed to the buyer as between himself and the seller to pay all public charges and rent which may become payable in respect of the property, the principal money is due on any encumbrance subject। अगर कोई भी पब्लिक चार्जेस या ड्यूज वगैरह हैं तो उस केस के अंदर जो बायर है वो उस अमाउंट को होल्ड कर सकता है, मतलब वो सेलर का जो है वो अमाउंट देनी है उसमें से वो काट सकता है और जिन जिन लोगों को देनी है वो उन लोगों को दे देगा। सब सेक्शन जो 6 है वो ये कहता है कि द बायर इज द टाइटल। अब सेक्शन 6 का पॉइंट ये कहता है वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू हिम टू द बेनिफिट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट इन और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द रेंट्स एंड द प्रॉफिट्स देयर ऑफ। अब बायर जो है वो इंटाइटल्ड है सब प्रॉफिट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट हो रहा है उन सब के लिए इंटाइटल है। प्रॉपर्टी जब सेल हो जाएगी या बायर को मिल जाएगी तब से। पॉइंट भी कहते हैं unless he has improperly declined to accept delivery of the property to a charge of the property as against the seller and all person claiming under him। जो बायर है उसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक चार्ज बन जाता है अगर जो सेलर है वो उसे उस प्रॉपर्टी का डिलीवरी नहीं देता। इस केस के अंदर बायर का उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज बन जाता है या कोई भी थर्ड पर्सन उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर रहा है। तो इस कंडीशन में मतलब ये कंडीशन है, बट ये है कि जब सेलर आपको डिलीवरी दे रहा था तो आपने खुद उसे मना कर दिया तो उस केस के अंदर बायर का चार्ज नहीं बनता। और अगर तो सेलर डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं कर रहा तो आपने उसके अगेंस्ट कोर्ट में कोई सूट फाइल कर दिया और कोई डिक्री पास हुई है, जो भी आपने एडवांस मतलब दिया है वो आपको रिटर्न होगा और उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। दैट्स ऑल अबाउट द सेक्शन 55। आई होप यू ऑल लाइक माय वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।